नमस्कार, सौरभ द्विवेदी हमारा नाम है। आप ललन टॉप की ये लाइव पेशकश देख रहे हैं, जो असल में सही बताएं तो इसलिए की जा रही है कि अलग अलग टीवी चैनलों ने बहुत सारी सर्वे एजेंसीज़ के साथ करार कर रखा है और ये सर्वे एजेंसियां करती हैं एग्जिट पोल। जैसा कि नाम से जाहिर है, वोट देकर निकल रहे लोगों के सैंपल लिए जाते हैं कि किसको वोट दे के आए, ईवीएम पे कौन सी बटन दबा के आए, और इस डेटा के आधार पर एक अनुमान, एक प्रोजेक्शन किया जाता है कि जब नतीजे आएंगे तब क्या नतीजे हो सकते हैं। कई एजेंसियों का डेटा गलत निकलता है, कई का सही निकलता है। जिनका सही निकलता है, मार्केट में उनकी साख बढ़ जाती है। जैसे एक्सिस माई इंडिया, इसका सर्वे, इनका दावा है जिसको दुरुस्त भी पाया गया कि 93% वक्त सही पाया गया। एक्सिस माई इंडिया आज तक और इंडिया टुडे नाम के न्यूज़ चैनल्स के लिए ये सर्वे करता है। तो सबसे पहले हम आपको उनका सर्वे बता देते हैं, उसके बाद जो और चैनल हैं उनके लिए जिन एजेंसियों ने सर्वे किए उनके नाम के साथ उसके बारे में भी बताएंगे। इस बातचीत में मेरे साथ मेरे दो साथी जुड़ रहे हैं। मेरे दाईं तरफ हैं अभिनव और मेरे बाईं तरफ हैं कुलदीप। नमस्ते तब करिएगा जब वो 3 विंडो कर दें। भैया 3 विंडो कर दो। ये इसलिए भी हो रहा है ताकि हमको लगा कि 3 दिसंबर को जब हम आपको सुबह 7 बजे से काउंटिंग का लाइव हाल बताएंगे इस हॉल से, अपने स्टूडियो से, तो उसका ड्राई रन भी हो जाए। ये पीली कमीज में कुलदीप हैं और ये काली कमीज में अभिनव हैं। इनको आपने चुनाव में भी खूब देखा है। प्रणाम करो भैया, तुम स्क्रीन पे दिख रहे हो। देखो कितने खुश हैं दोनों। चलिए, आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। जो दिल्ली से बैठ के बताया जा रहा था कि नहीं साहब यहाँ तो कांग्रेस के लिए सब क्लियर है, एग्जिट पोल में वैसा नहीं दिख रहा है। कांटे की टक्कर है। एक्सिस माई इंडिया आज तक के पोल के मुताबिक बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 42% वोट मिलता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 17% जा रहा है। जब इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं एक स्केल पे, तो बीजेपी को 36 से 46 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 40 से 50 के बीच। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर बीजेपी अपने मैक्स पर जा रही है कि 46 पर जा रही है, तो कांग्रेस अपने लो पे ठिठक सकती है विच इज 40, और ऐसी सूरत में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन सकती है। इसका उलट करें तो कांग्रेस के 50 के मुकाबले बीजेपी 36 पर ठिठक सकती है। तो कुल मिला के 35 और 50 के बीच का आंकड़ा है। 1 से 2%, 3% का स्विंग होगा और उतने में ही खेल बदल जाएगा। अगर हम 2018 के चुनाव परिणामों को एक तरफ रख दें तो हमेशा ऐसा ही होता आया है, जब वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा दोनों पार्टियों के, 2-4% में ही बड़ा स्विंग देखने को मिला है। करीबी मुकाबला रहा है। 3000 से 8000 के बीच ज़्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर तय होता रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे साथी कुलदीप गए थे, उनकी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्शन पर, इस अनुमान पर। हाँ, कुलदीप, पहली बात ये कि इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े रिजल्ट नहीं है जी। तो जब हम लोग आए थे, मैं और सोनल छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ से लौट कर आने के बाद हमने ये कहा था कि इस बात में कोई शक नहीं दिखता है कि कांग्रेस वहाँ एज है, कांग्रेस को फ़ायदा दिखता है। किंतु आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बना ले। ये मतलब अगर एक लाइन में उसका समरीकरण किया जाए तो वो ये है, 70% वहाँ के लोग जो है वो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और उसमें भी जो 90-95% लोग हैं वो धान की खेती करते हैं। जो भूपेश बघेल की सरकार ने धान के किसानों के लिए वहाँ काम किया, जिसमें पहली चीज़ सफल कर्ज माफ़ी, हालांकि उसमें अपनी अपनी चिंताएं अब भी हैं लोगों की, लेकिन ओवरऑल प्रदेश में एक सफल कर्ज माफ़ी के मॉडल के तौर पर कांग्रेस उसको प्रोजेक्ट करती है। और दूसरा, जो धान पर वो केंद्रीय एमएसपी जो है उस पर अतिरिक्त जो बोनस देते हैं, साल में 4 बार 4 किस्तों में वो बोनस मिलता है, उसने वहाँ बड़े स्तर पर जनमत को प्रभावित किया है कांग्रेस के पक्ष में। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ वही है। और जब हम गए तो हमने ये पूछा कि क्या धान बिका। जो धान का सीज़न था, नवंबर में काटा जाना था, पर पिछले जो लोग वहाँ 2 बार फसलें करते हैं धान की, बाय द वे छत्तीसगढ़ के बारे में मज़ेदार बात यह है कि कुछ लोग वहाँ धान 2 बार काट लेते हैं। जो समृद्ध किसान है, जो सिंचाई की व्यवस्था उस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, जो हर प्रदेश में नहीं दिखता जी। धान से जो ऑब्सेशन है, तो जो पिछली बार जिन्होंने काटा था उनका समय से बिक गया कि नहीं, तो हमें ये खबर मिली कि समय से बिक गया है। ये एक पहला सैंपल था कि किसान जो है मोटा माटी वो कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट है। ये दिखा वहां पर। जो छोटे छोटे 2-4 मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक स्पार्क पैदा कर सकते हैं, वो भी हमने ऑब्जर्व किए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था नौजवानों का
कुलदीप, आप नौजवानों पाए उससे पहले मैं धान में एक चीज जोड़ दूं। हाँ। भूपेश बघेल सरकार ने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, चुनाव के ऐलान से 6 महीने पहले, और 80% की इस तरह की मियाद रखी। बीजेपी ने 2 साल का अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया। तो एक तरफ कर्ज माफी का झुंझुना था, दूसरी तरफ बोनस अतिरिक्त देने का झुंझुना, और दाम तो बढ़ा चढ़ा के दोनों लोग दे ही रहे हैं। कोई कह रहा हम 20 कुंटल उठाएंगे, दूसरे इनका 21 उठाएंगे, तीसरे इनका हम 22 उठाएंगे। तो धान के किसान कह रहे हैं कि अब जो आए वो हमको लाभ दे। पर इससे इतर जब हम बात करते हैं और वेलफेयर स्कीम्स की, तो बीजेपी एक मुद्दा ये बनाने में कुछ हद तक कामयाब रही कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार रही मद के आवंटन को लेके, क्रेडिट को लेके, जिसको लेके हमने भूपेश बघेल से सरकार से सवाल भी पूछा था। इससे इतर अगर धान और किसानों वाले उसी वर्ग की, किसान और मजदूर लाभार्थी वर्ग की बात करें, तो बीजेपी ने एक महतारी वंदन स्कीम, जिस तरह की बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उसी तरह का, और उसके लिए उनके विधानसभा के प्रत्याशियों ने फॉर्म भरवाए। एक प्रत्याशी से हमने बात की जो रायपुर ग्रामीण में एक इलाके से लड़ रहे थे, बोले हमारे यहाँ 70,000 फॉर्म भरे गए, यानी 70,000 महिलाओं ने इच्छा जताई कि हमें ऐसे पैसे मिले। एक दूसरे प्रत्याशी से हमने रायगढ़ के और बिलासपुर के दूसरे इलाकों में बात की, तो उन्होंने भी कुछ 70 के ऊपर का आंकड़ा बनाया। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से दिल्ली से आपको बीजेपी फाइट में नहीं दिख रही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड फाइट में दिख रही थी। शहरी इलाकों में इल्जाम लगा कि भूपेश बघेल सरकार ने उतना विकास नहीं किया, उस शहरी इलाकों में नाराजगी दिखी। जब हमने बघेल सरकार के करीबी से पूछा तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि 19 सीटें ही हैं शहरी इलाकों में। दूसरी बात, महादेव ऐप और सीजीएससी का जो भर्ती घोटाला है, इन सब को लेकर भी अर्बन एरियाज में थोड़ा सा रिजेंटमेंट नजर आया। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ी अस्मिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ भूपेश बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उनका अपना रसूख और असर, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, उनका अंदरूनी विरोध। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भाजपा जो 4 साढ़े 4 साल उतनी सक्रिय नहीं दिखी, फिर वो सक्रियता में आई, कई बार प्रभारी बदले गए, फिर फाइनली वहां पर ओम माथुर जो राजस्थान से आने वाले नेता हैं, पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहे, और मनसुख मंडाविया जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेरा डाला और उसके बाद से अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद किया। सीटों की भी बात करें तो उन्होंने तमाम ओल्ड गार्ड को आखिरी में तमाम नानुकुर के बाद मौका दिया। तो चाहे रमन सिंह हो, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल हो, और चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, ऐसे कई नामों को मौका मिला। तो एक दिलचस्प फाइट थी जहां पे बीजेपी भी अपना संपूर्ण झोंक रही थी और ग्राउंड लेवल पे नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, और कांग्रेस भी। तो अंततः हमें लगता है कि ये चुनाव बूथ पे कौन कितना किसको खींच के ला पाया है, इसका चुनाव हो जाएगा, प्रबंधन का चुनाव हो जाएगा। कुलदीप, एक मजेदार बात इसमें है इस एग्जिट पोल में, जो आप देखें कि जो फेज 1 की 20 सीटें हैं जो ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाके हैं, बस्तर और राजनांदगांव, ये 2 इलाके जी। तो बस्तर वाले इलाके में जो फेज 1 की सीटें हैं वहां पर 43% कांग्रेस का वोट प्रतिशत है और भारतीय जनता पार्टी का 42% है, यानी सिर्फ 1 वोट प्रतिशत का फर्क है। अगर आप सीट में इसको कन्वर्ट करते हैं माई एक्सेस के एग्जिट पोल के हिसाब से, तो कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 10। आप देखिए कि आदिवासी, ऐसा लग रहा है इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस पर प्राथमिकता दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां पर एक एज है। जो फेज 2 है, जो रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, जो राजनांदगांव और बस्तर के एरिया को आप हटा दें, जो ऊपर का इलाका है जिसमें मैदानी छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग मुख्य रूप से आता है, वहां पर भी कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को एज है, लेकिन वहां सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं। जिस पिछली बार जो 2018 में चुनाव हुए थे, 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार मजेदार बात यह है कि वहां पर टफ फाइट है। इस बार ये जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि 36 और 31 का आंकड़ा रह सकता है। कांग्रेस को एज उसमें दिख रहा है, 36 सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अंतर बहुत कम किया है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। मैं सरगुजा जब गया था, वहां के स्थानीय पत्रकार से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ, मैंने कहा इस सरगुजा संभाग की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है भूपेश बघेल की ज्यादा चली नहीं वो टिकट वितरण में। टीएस सिंहदेव के से जो लोग नाराज थे उनके टिकट कटे, जो उसमें समस्या कांग्रेस के लिए हुई कि टीएस सिंहदेव ने जिनको टिकट दिलाए वो शायद उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे, और भूपेश बघेल खेमे ने भी ये इंश्योर किया कि वो मजबूत ना दिखे। चलिए कुलदीप जी, मैं और भी अभिनव वेलकम टू यू। हम लोग कुछ और सर्वे एजेंसीज के भी छत्तीसगढ़ को लेकर रुझान आ गए हैं, एक बार वो बता देते हैं। सी वोटर का रुझान है। सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में 41 से 53 के बीच सीटें, भाजपा को मिल सकती है 36 से
48 के 20 सीटें। ये एबीपी न्यूज़ चैनल के लिए सी वोटर ये करता है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इन्होंने वोटिंग परसेंटेज में 2% का गैप दिखाया है भाजपा और कांग्रेस के बीच। एक्सिस माई इंडिया में 41-42 है, यहाँ पे 41-43 है, और उसी के हिसाब से सीटों के मार्जिन में भी 1-2 का ऊपर नीचे है। उसके बाद मैट्राइज, ये एक सर्वे एजेंसी है मैट्राइज ने कांग्रेस को दी है 44 से 52 के 20 सीटें, भाजपा को दी है 34 से 42 के 20 सीटें, और अन्य को 0 से 2 के 20 सीटें दी हैं। अगर हम पोल स्ट्रैट की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस को दी है 40 से 50 के 20 सीटें, भाजपा को 35 से 45 के बीच, अन्य को 0 से 3 के बीच। अगर इन सब पोल्स पर हम नज़र डालें तो इससे ये पता चलता है कि सभी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस 40+ है। एक एक्सिस माई इंडिया ने भी जो बेस रखा है वो 40 का रखा है, 40 to 50। सब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस 40+ है, सब ये मान रहे हैं कि बीजेपी 35-36+ है। अब सारा खेल इस स्विंग का है कि वो 41% या 42% में कौन कितने करीब दिखता है। हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछली बार देखा है कि 1% से भी कम का वोट में फर्क था, और सीटों में वो एक 5, 8, 10 का फर्क नजर आता है। तो ये छत्तीसगढ़ का है, क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है, रुझानों में कांटे की टक्कर दिख रही है। 2018 से पहले भी यही रुझान था, और हमारी रिपोर्टिंग टीम का भी ये मानना है छत्तीसगढ़ में सरप्राइज। अभिनव, नहीं, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता था। जो बात हो रही थी भूपेश बघेल का चेहरा और ये, तो मुझे बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आई। जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ तो वहाँ कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद जो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें कमलनाथ की फोटो है। बाकी बड़े नेता दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस का आलाकमान डिब्बे या गोले में है जी। जब मैं राजस्थान में घूमता हूँ तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, और सचिन पायलट फिर कभी डोटासरा को, कभी सचिन पायलट को, उन सबको ले आते हैं, लेकिन हाँ। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बड़े पोस्टर और बाकी नेता डिब्बे में है, और साइड में कोई नेता आता रहता है। लेकिन जहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बड़ा दमदार माना जाता था, जिसको लगता था इसके पास सबसे मजबूत मैंडेट है 71 विधायकों वाला, जब मैं प्री इलेक्शन गया, जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, तो पूरे राज्य में भूपेश बघेल की बड़ी बड़ी पोस्टर और भूपेश है तो भरोसा है का नारा और इस तरीके का कैंपेन दिख रहा था कि इसी दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, और किसी का चेहरा नजर ही नहीं आता था भूपेश बघेल के अलावा। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी और वो सरकारी पोस्टर उतरे और कांग्रेस के पोस्टर जब लगे तो कहानी पूरी तरीके से बदल गई। भूपेश बघेल समेत तमाम जो नेता हैं वो सब डब्बे में आ गए, बक्से में आ गए, कांग्रेस का आलाकमान और फिर लोगों की तस्वीर। तो ऐसा पोस्टर डिजाइन किया था जिसमें मुख्यमंत्री स्टैब्लिश ही नहीं हो रहे थे जी। तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में भी दिख रहा है।